हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोगों का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम पढ़ाई कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक अब हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज योर हुक्स लॉ। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, कंसेप्ट ऑफ एक्सियल डिफ्लेक्शन या एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक है ना वो बेसिक हुक्स लॉ ही है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट या लीनियर लिमिट। ओके, तो लिखते हैं स्टेटमेंट को। ये है स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन लीनियर लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में लीनियर लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है किसी भी मटेरियल का, इस चीज का आइडिया आपको लग चुका है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट अप टू विच द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज लीनियर लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो ये है आपका हुक्स लॉ का स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बात होती है जैसे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स साहब ने ये कह रखा है। तो स्ट्रेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, है ना। तो ये स्टेटमेंट सभी के लिए वैलिड है। नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन के लिए भी वैलिड है, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के लिए भी वैलिड है। ओके, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल मतलब जैसे ये मेंबर है तो इस साइड से देखोगे ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, या बीच से काट देंगे कहीं क्रॉस सेक्शन दिखेगा, है ना। तो क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल जो स्ट्रेसेस होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल ही जो इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, दैट दोज आर योर नॉर्मल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन के फॉर्म में उसको लिखेंगे उस इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्शन को तो वो स्ट्रेन के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब जो भी इलोंगेशन हुई होगी डिवाइडेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हम ओरिजिनल यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब क्या है मैंने आपको समझा रखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक के अंदर या स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर जो भी हम डिफॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम माइनर डिफॉर्मेशन होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने के कारण मतलब लोड आप रिमूव करोगे तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो भी हुए होंगे वो भी वैनिश हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है वो इतना कम हुआ होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंजेस अधिक आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस को ना करते हुए वी स्टिक टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस इन स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन जो भी हम बात कर रहे होंगे सब इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, जब तक कि अलग से ना कहा जाए कि वो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन है। समझ गए बात को? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशनशिप मैंने डिराइव करवा दिया था, आपको पूरा लॉजिक पूरा कॉन्सेप्ट मालूम है। टेंशन में कैसा, कंप्रेशन में कैसा, सब चीज आपको मालूम है। बॉक्स चेंजर इफेक्ट क्या था वो भी आपको मालूम है ना। तो वो सब चीज आपको क्लियर है। तो चलिए, तो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा इक्वल टू, एक्चुअली हुक्स लॉ के कुछ एजम्पशंस भी हैं वो हम देखेंगे आगे। पहले मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिख लेते हैं। सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। ये टेंशन में हो सकता है, कंप्रेशन में हो सकता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अपसलाइन। क्या है इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन? अपसलाइन, अपसलाइन, सिग्मा एंड अपसलाइन। ठीक है, तो दिस इज योर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा यहाँ पे। तो वो कांस्टेंट क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है? सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स अपसलाइन। नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन, ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज योर ई? ई इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन, ई इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पे देखो इसी इक्वेशन को आगे अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं तो देखिए क्या E इक्वल टू सिग्मा बाई ई लिख सकता हूं मैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ऐसे लिख सकता हूं, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब ये देखिए
सिग्मा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर सिग्मा हम y एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, इसके अलोंग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा और इसके अलोंग हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपस्लाइन, और इस तरह से है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये मान लो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तो विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ही तो वैलिड है आपका हुक्स लॉ, तो ये आपका स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसी को हम बोल रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि एक लीनियर लाइन होती है तो उसका स्लोप होता है कांस्टेंट, तो दिस इज कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन मटेरियल विद इन इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट tan थीटा, है ना, tan थीटा which is your equal to ES which is equal to sigma upon upsline, मतलब स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ जैसा कि ये स्टेटमेंट को हमने नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन के केस में लगाया, उसी तरह से हम इसको लगा सकते हैं इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ओके, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज टाउ, TAU, टाउ, हर जगह टाउ ही लिखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, शियर स्ट्रेन को हम लिखते हैं एज ए फाई, है ना, तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा, जैसा हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंट्रोड्यूस किया था इससे पहले, है ना, तो इस केस में जो कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब टाउ इज डायरेक्टली इक्वल टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा रहे, इक्वल टू G टाइम्स फाई, ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। ठीक है, G यहाँ पे टाउ क्या है, यहाँ पे लिखता हूं बगल में, टाउ इज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बात क्या है ना, सर्दी काफी है, ठंड काफी है, तो मेरे को भी पर्सनली सर्दी हो गया, मेरा आंख भारी भारी देख रहे होंगे आप, हाँ, बहुत काफी बहुत ज्यादा ठंड है, शियर स्ट्रेन, बच के रहो भाई ठंड से, टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरा तो 2 चीज हुआ था, ये देखो अब ठीक हो गया हाथ, इसलिए थोड़ा क्लास लेट आ रही थी, अब ठीक हो गया है, बाकी अभी सर्दी से जूझ रहा हूँ, सर दर्द, सर्दी, जिंदगी खराब, सर्दी वर्दी, ओके छींक आ गई थी बोल रहा हूँ सर्दी, है ना, तो जी भी एक तरह का आपका इलास्टिक कांस्टेंट है, ये जो ई है जी है ना, ये सारा जो है ना ये इलास्टिक कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल का, उसके बारे में देखेंगे, लिखवाऊंगा अलग से, तो ये भी एक तरह का इलास्टिक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं शियर मॉडुलस, जैसे उसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस, या फिर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यूनिट सेम होगा, देखो यूनिट क्या होगा, फाई का फाई, देखो जैसे यहाँ फाई है, वो यूनिट ले सकते, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो जो यूनिट टाउ का होगा वही यूनिट जी का होगा, सिमिलरली नॉर्मल स्ट्रेन, वो स्ट्रेन है उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो जो यूनिट सिग्मा का होगा वही यूनिट ई का होगा, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा क्लियर है। अभी अभी जो हुक्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, इससे जुड़ा हुआ कुछ एजम्पशंस को हम लोग देखेंगे, 3 एजम्पशंस हैं जो प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, मेन है। मटेरियल इज इलास्टिक इन नेचर, माने कि स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को कहीं ना कहीं वो लीनियर बताने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इलास्टिक, मटेरियल इज इलास्टिक होने का जो बेसिक मतलब है, तात्पर्य है, वो क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, हम लोड लगाते हैं, जो भी डिफॉर्मेशन हुई होती है लोड रिमूव कर देते हैं तो वो डिफॉर्मेशन वैनिश हो जाते हैं, मतलब मटेरियल में जो भी डिफॉर्मेशन हुए थे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, ओके, इट ऑल गेट वैनिश व्हेन वी रिमूव द लोड फ्रॉम इट, ये होती है इलास्टिसिटी के बेसिक मतलब। तो ये कह रहे हैं कि जो भी मटेरियल के लिए मैं ये नियम कानून बता रहा हूं, वो मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट के अंदर ही प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ वैलिड भी है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ध्यान रखिएगा,
वो बात अलग है कि ये सारे पॉइंट इलास्टिक वाले, प्रोपोर्शनल वाले, यील्ड वाले एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं फॉर माइल्ड स्टील, वो बात अलग है। ओके, चलो नेक्स्ट, मटेरियल इज होमोजेनियस इन नेचर एंड मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है हम दोनों बात कह रहे हैं मटेरियल के बारे में कि मटेरियल आपका होमोजेनस भी है, मटेरियल आपका आइसोट्रॉपिक भी है। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि आपको दो अलग अलग ये वर्ड मैं समझा पाऊं। ऐसे इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि मटेरियल इज इलास्टिक, होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अंडर सच सर्कमस्टांसेस हुक्स लॉ वैलिड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। और वो स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ गए? तो ये चीज है। अब चलो होमोजेनस मटेरियल होने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, इस चीज को समझते हैं। होमोजेनस का डिफिनेशन समझिए। ओके, होमोजेनस, मान लो कोई एक मटेरियल है, कोई एक मटेरियल है, कुछ भी, ईटा ले लो, पत्थर ले लो, कोई भी एक मटेरियल जो भी आप एज्यूम कर पा रहे हो, है ना, कपड़ा, ईटा, पत्थर, जो भी है, स्टील, स्टील का एक सॉलिड, कुछ भी, एनी मटेरियल, आपके पास एक कोई मटेरियल है, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी हम जनरली अलग अलग डायरेक्शन बताते हैं कि नहीं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सो वैसे ही इस मटेरियल के अंदर मैं कोई एक पॉइंट अगर कंसिडर करूं तो इस पॉइंट से इन्फिनाइट डायरेक्शन आप बता सकते हो। देयर कैन बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल एट ए पॉइंट। इधर से जा सकती है, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, कुछ भी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर पॉसिबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। लिख लो अगर इसको लिखना है तो। ओके, हमने साइड में लिख दिया इनफिनाइट डायरेक्शंस आर पॉसिबल एट ए पॉइंट। क्लियर है? तो ये जो मटेरियल है इसमें मैंने एक पॉइंट आपको दिखाया, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, और एक पॉइंट ले लेता हूं कहीं, उसको मैं कह दिया पॉइंट बी। अब देखिए कोई एक प्रॉपर्टी ले लीजिए मटेरियल का, कोई भी, जैसे कि हम लेट्स सपोज हमने अभी देखा दो इलास्टिक कांस्टेंट देखा, जी देखा, ई देखा, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं ई के ऊपर। तो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनाइट डायरेक्शन में ई हो सकता है। मतलब यहां से जैसे मैं इन्फिनाइट डायरेक्शन बना रहा हूं तो यहाँ पे लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू हो E1, इधर E2 हो, इधर E3 हो, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे लेट्स सपोज यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। पॉसिबल है, हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर पार्टिकल लेवल पे आप देखेंगे तो हो सकता है, इट में पॉसिबल। बट होमोजेनस अजम्पशन लेने का मतलब ये है, हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉइंट ए के ऊपर लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कंसिडर कर रहा हूं, इसमें मान लो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है E1 इन दिस डायरेक्शन, तो पॉइंट बी पर भी इन सेम डायरेक्शन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी E1। दैट इज at different point in same direction the properties will be same। सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्शन मैंने सेम रखा, पॉइंट अलग अलग है, ए एंड बी अलग अलग है, बट डायरेक्शन इज सेम, जिसमें मैंने वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिखाया है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम है। कहने का मतलब दिस मटेरियल इज होमोजेनस। मैं अगर बोलूं, ठीक है, जैसे और एक डायरेक्शन ले लेते हैं नीचे की तरफ, लेट्स सपोज इधर, ये भी एक कोई डायरेक्शन पॉसिबल है। यहां पे लेट्स सपोज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है E2, तो पॉइंट बी पर भी इन सेम डायरेक्शन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी E2। समझे क्या? तो होमोजेनस क्या बात करता है? होमोजेनस बात करता है मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी आप कंसिडर कर लो, डिफरेंट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टीज सेम ही होंगे ऑलवेज। ये बात बताता है होमोजेनस। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब बात करते हैं आइसोट्रोपिक का। इसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है, देखिएगा कोई एक मटेरियल है, लेट्स सपोज ये कोई एक मटेरियल है, यहां पे मैं कोई पॉइंट लिया ए, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैं निकाल देता हूं एक्सिस, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ऐसा भी एक डायरेक्शन हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल, ऐसा एक डायरेक्शन हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है, तो उसी केवल उसी पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे
इन ऑल डायरेक्शन, वट एवर डायरेक्शन यू आर थिंकिंग ऑफ, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन, है ना, इन ऑल डायरेक्शन वट एवर मटेरियल प्रॉपर्टी यू आर कंसिडरिंग, आप जिस भी मटेरियल प्रॉपर्टी को कंसिडर कर रहे हैं सभी का वैल्यू सेम होगा। इधर अगर E1 है तो इधर भी E1 है, 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 सब E1 है। दैट इज देयर आर इन्फिनाइट डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी मटेरियल प्रॉपर्टी आपने कंसिडर कर रखा है वो सभी बराबर है, इक्वल है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोट्रोपिक। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनाइट डायरेक्शंस हैं और इन्फिनाइट डायरेक्शन में वो मटेरियल प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम रहेगा। दिस इज द आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्लियर है? मान लो इसी मटेरियल में आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं पॉइंट चेंज करता हूं, जैसे यहाँ ए से पॉइंट बी कर दिया, तो पॉइंट बी पे जरूरी नहीं है कि मटेरियल प्रॉपर्टी E1 रहे, हो सकता है वहां चेंज हो सकता है E2 रहे। तो पॉइंट बी के ऊपर इन्फिनाइट डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं उसका वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो वैल्यूज है वो अलग अलग होंगे। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोट्रोपिक। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनाइट डायरेक्शन पे सेम वैल्यू। तो अगर ये दोनों वर्ड को मैं क्लब करता हूं कि मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक बोथ, तो क्या होगा? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं H एंड I दोनों को क्लब कर दिया, होमोजेनस भी बता दिया और आइसोट्रोपिक भी बता दिया, तो हुक साहब क्या कह रहे हैं? हुक साहब आप ये कह रहे हैं कि आप कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे कि हम ये पॉइंट ए ले रहे हैं, ये पॉइंट बी ले रहे हैं, सभी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टीज सेम। मतलब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स सपोज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, इस डायरेक्शन में E है तो इधर भी E है, कोई भी डायरेक्शन ले लो। सिमिलरली इधर ले लो E, यहां पर भी E है, इधर भी E होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। मतलब एट ऑल पॉइंट एंड इन ऑल डायरेक्शन the material property will remain constant, will not change। ये हो गई होमोजेनस इलास्टिसिटी आइसोट्रोपिक की रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो ये assumptions लिया गया था हुक्स साहब के द्वारा फॉर डिफाइनिंग द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। ठीक है? देखिए अब जैसे आपने अभी होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल देखा, उसी तरह से हमारे पास और भी दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल और एक तो होता है एनआइसोट्रोपिक मटेरियल। वो क्या होता है, एक बार इतना देख ही रहे तो उनको भी देख लेते हैं। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? देखिए लेट्स सपोज कोई भी मटेरियल मैंने कंसिडर किया, तो यहां पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, और तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यहाँ पे बेसिकली तीन एक्सिस को फोकस कर रहे हैं, तीन एक्सिस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, एक्स वाई एंड जेड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं 3D में नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन 3D में अगर आप देखोगे तो जेड एक्सिस थिकनेस के अलोंग, मतलब ये जो भी मटेरियल है उसके थिकनेस के अलोंग, ये चोट लगा था साइलेंसर से, है ना, अब ठीक हो रहा, तो थिकनेस के अलोंग अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर निकल रही होगी जेड एक्सिस। ठीक है? दिस इज योर जेड एक्सिस। लेट्स सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब सभी 90 डिग्री के ऊपर है एक दूसरे से, सभी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज इधर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है E1, तो इधर होगा E2, इधर होगा EZ या E3। दैट इज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ठीक है? तो ऐसा कोई मटेरियल है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो प्लाईवुड। प्लाईवुड को देखिए, ठीक है, प्लाईवुड को आप उसका स्ट्रेंथ डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। आप प्लाईवुड को, जैसे ये प्लाईवुड है, तो इस तरह से तोड़ना आसान होगा एज कंपेयर टू ऐसे। क्यों? उसका स्ट्रेंथ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। उसी तरह से उसको बनाया जाता है लेयर बाय लेयर डाल के, है ना।
इसलिए उसकी स्ट्रेंथ उस तरह से आती है। तो यही चीज है वो कि इन डिफरेंट डायरेक्शन देयर आर डिफरेंट स्ट्रेंथ। और बेसिकली जो डायरेक्शन यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, तो प्लाईवुड का अगर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन देखोगे, एक तो लेंथ के अलाउंग हो गया, एक उसके विड्थ के अलाउंग हो गया, एक डेप्थ के अलाउंग हो गया, 3 डायरेक्शंस। तो तीनों देखो, एज्यूम करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं, 90 डिग्री पे है कि नहीं, और तीनों डायरेक्शन के अलाउंग स्ट्रेंथ आपको अलग अलग होगा। तोड़ के देखना, तीनों अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रेंथ पे टूटेगी वो। समझ में आ रहा है? अरे बहुत समस्या है। सर्दी होता है तो क्या होती है ना, जब छींक आने लगती है ना, तो फिर ओके। तो कहने का मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेंथ पे वो फेल करेगा, ये कहना चाहता हूं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेम लोड अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में लगाते हैं तो अलग अलग डिफॉर्मेशन आपको शो होगा। क्यों? स्ट्रेंथ अलग अलग है, मतलब बेसिकली ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन समझाने का एक जो तरीका है, मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे सॉरी, ये मेरा फोन है, मान लो ये प्लाईवुड है, तो इसका अलोंग दी लेंथ ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, और डेप्थ के अलोंग एक डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। दिस आर दी 3 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो सेम लोड इधर इधर लगाओ, सेम लोड इधर से इधर लगाओ, सेम लोड ऊपर लगाओ, मान लो एक ही सेम नेचर का लगा लो, टेंसाइल टेंसाइल, इंडिपेंडेंटली लगा लगा के चेक करो, तो अलग डायरेक्शन में अलग डिफॉर्मेशन देगा। कोई जरूरी नहीं है जितना परसेंट डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में शो किया उतना ही इस डायरेक्शन में शो करेगा, उतना ही इस डायरेक्शन में शो करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। तो यही चीज है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसका मटेरियल प्रॉपर्टी अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। दिस इज योर ऑर्थोगोनल बिहेवियर। तो जितने भी लेयर मटेरियल होते हैं जैसे प्लाईवुड, ग्रेफाइट, उसका उसको एज ए ऑर्थोगोनल मटेरियल कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? सॉरी, लिख लीजिए। और एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। जो हमने आइसोट्रॉपिक देखा था कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, और इन्फिनाइट डायरेक्शन में जो भी मटेरियल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वो सभी डायरेक्शन में सेम। एन आइसोट्रॉपिक जस्ट उसका उल्टा होता है। मान लो कोई एक मटेरियल मैंने लिया, एक पॉइंट में दिखा दिया, तो इन्फिनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है डेफिनेटली। तो ये इन्फिनाइट डायरेक्शन में, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम, इट इज इनफिनाइट। मतलब इधर मान लो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात करूं, इधर E1 होगा, इधर E2 होगा, इधर E3 होगा, इधर E4 होगा। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मटेरियल प्रॉपर्टी, इधर E5 होगा, इधर E6 होगा, ऐसा इनफिनाइट। इधर E7 हो गया मान लो, ऐसा। दैट इज प्रॉपर्टीज एट ए पॉइंट in infinite directions are not same, it is also infinite। तो यहां फिर सवाल बनता है, क्वेश्चन बनेगा आपके माइंड में, तो ऐसा बिहेवियर कौन सा मटेरियल शो कर रहा होगा? तो ऐसा बिहेवियर जनरली कौन शो करता है? ऐसा मटेरियल जिसमें बहुत ज्यादा वॉइड हो, बहुत ज्यादा क्रैक वगैरह अंदर हो, ऐसा कोई मटेरियल है तो वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा होगा। दिमाग में एकदम तुरंत दिमाग में गया होगा, सॉइल। बिल्कुल ठीक है। जो उसका रियल अगर हम देखें तो वो एनआइसोट्रॉपिक होना चाहिए, बट सॉइल मैकेनिक्स के भी स्टडी में हम लोग फिर एज्यूम करते हैं कि होमोजेनस है, ठीक है, सेमी इन्फिनाइट है, बहुत तरह के एजम्पशंस अलग अलग होते हैं। ओके, वो एजम्पशंस इसलिए हम ले रहे होते हैं क्योंकि रियलिटी में वो है नहीं, बट जो थ्योरी हम बना रहे हैं वो उस तरह से सोच के बना रहे हैं। समझ में आ रहा है बात को? ओके, इसलिए ना एजम्पशंस दिया जाता है। ओके, एज्यूम कर रहे हो, मान रहे हो, क्यों मानना पड़ रहा है भाई? है ना, जो है तो है, तुमको मानना क्यों है अलग से? ओके, वो नहीं है इसलिए हमको कुछ मानना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम थ्योरी प्रपोज करते हैं। ठीक है, फिर वो थ्योरी को उस पर अप्लाई करके देखते हैं कि कितना परसेंट सक्सेस है। अगर हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो वो थ्योरी थ्योरी है। क्लियर है? तो वो चीज होती है यहाँ पे। ओके, मटेरियल विथ void एंड क्रैक्स आर ट्रीटेड एज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब लिख लीजिए एग्जांपल में, सॉइल एंड कंक्रीट। तो केवल सॉइल ही लिखिए, देखिए कंक्रीट के बारे में फिर अलग अलग कहानी, अलग अलग एजम्पशंस है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मत लिखिए, बस जानकारी के लिए कि वो स्टेटमेंट की मटेरियल विद वॉइड एंड क्रैक, तो आप सोच पाएंगे हाँ सॉइल में बहुत सारा वॉइड रहता है, पहले से भी कहीं कहीं सॉइल मास के अंदर क्रैक वगैरह रहती है, तो उसको एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टडी कंसंट्रेटेड है
यहाँ पे, या इंजीनियरिंग में पूरा बीटेक ही मान लो, ये सब एमटेक वगैरह में हायर स्टडीज में फिर चलेगा, पूरा बीटेक आपका जो है वो बीत जाएगा होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, अप टू यूपीएससी अच्छे से। अब देखो इसके बारे में क्या लिख सकते हो, अगर मैं लिखूं होमोजेनस के बारे में तो क्या लिख सकते हैं आप कि मटेरियल हैविंग सेम प्रॉपर्टी एट डिफरेंट पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम प्रॉपर्टी at different point in same direction, है ना, we can write like this, in same direction, ये डायग्राम बना लेगा। फिर आइसोट्रोपिक मतलब हम लिख सकते हैं having same property at a point in all infinite direction, having same property at a point in all infinite direction। ओके, तो ये था आपका हुक्स लॉ, और दिस आर द assumptions रिलेटेड टू हुक्स लॉ। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा, फिर हम उसके बाद एक्सियल डिफ्लेक्शन वगैरह निकालेंगे, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। और ये बात आप ध्यान रखना, लगभग जो हम इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी मटेरियल के बारे में सोच के उसको डिजाइन करते हैं, उसके बारे में उसको हम होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक ही कंसिडर करते हैं, ये हमारा बेसिक एजम्पशंस होता है, वो हो या ना हो, ठीक है, देन ऑल्सो वी कंसिडर इट एज ए होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, फिर ही कोई थ्योरी हम डेवलप करते हैं। नहीं तो सोचो ना, अगर आइसोट्रोपिक नहीं कंसिडर करेंगे, एन आइसोट्रोपिक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनाइट डायरेक्शन में इन्फिनाइट प्रॉपर्टीज है, तो हर एक डायरेक्शन में एनालिसिस करना होगा, पॉसिबल है क्या? सो वी एज्यूम दैट द मटेरियल प्रॉपर्टीज जो भी है वो जहां जिस भी डायरेक्शन में देखो, जिधर भी देखो, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मतलब सभी डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर मटेरियल का प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये मटेरियल है, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना, तो उतना है, अब इधर इतना, उधर उतना, उधर उतना, अब वो हम नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हो बात को? फीलिंग आया है ना? तो जितने भी थ्योरी हम प्रपोज करते हैं उसमें ये दो बेसिक एजम्पशंस तो रहता ही रहता है, और ये पूरा सोम स्ट्रक्चर का कुछ बेसिक एजम्पशंस है ना, जो हम अभी पढ़ेंगे, मतलब सोम और स्ट्रक्चर सबका। और एक एजम्पशंस वो था कौन सा? वो मटेरियल इज इलास्टिक हो गया, और डिफॉर्मेशंस भी जो है वो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशंस हैं, वो भी एक एजम्पशंस हैं सोम के, लेकिन हुक्स लॉ के नहीं है वो, ठीक है, वो हुक्स लॉ के एजम्पशंस नहीं है, लेकिन सोम का है, इसलिए हम एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन को नेग्लेक्ट करके इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन को फॉलो करते हैं। ओके, अच्छा, पेपर, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल का और एक एग्जांपल लिख सकते हो, बेसिक एग्जांपल, पेपर, ठीक है, कागज, जो नोटबुक पे अपन लिखते हैं ना, वो वाला कागज, ठीक है, वो भी ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के कैटेगरी में आती है, भले उसका थिकनेस कम है यार, लेकिन पेपर भी आपका एक तरह का ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है। अब फाड़ के देखो, एग्जांपल ऐसे ही समझ में आ जाएगा, एक कॉपी को लो, है ना, उसको फाड़ के देखो, और कैसे जल्दी फाड़ लोगे, ये चीज को देखना, जिधर से जल्दी फाड़ लोगे उधर कम स्ट्रेंथ लगाना पड़ रहा है, जिधर से जल्दी नहीं फाड़ पाओगे उधर ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ रहा है, तो स्ट्रेंथ अलग अलग, मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग शो कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में, समझे? तो एग्जांपल ऑफ ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, पेपर, तो इस चीज को लिखिए, उम्मीद करता हूँ लिख रहे होंगे, मैं बैठा हूँ विक्स लेके, सर्दी सबसे खराब चीज है। चलिए अब टॉपिक डालो, इलास्टिक कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन अभी एक छोटा सा आइडिया देता हूँ इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। हमारे पास किसी भी मटेरियल का कुछ इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है,
जैसे कि अगर मैं नाम लिखवाऊं, एक दो तो आप जान ही रहे हो, कौन कौन सा, जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया ई, या फिर शियर मॉडुलस हो गया जी, या फिर और एक होता है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस के, ठीक है। जैसे पॉइजन्स रेशियो हो गया, पॉइजन्स रेशियो को म्यू या न्यू भी हम लिखते हैं, ओके। मतलब ये यू जैसा अगर थोड़ा लिखूंगा ना तो इसको मैं पढ़ता हूं म्यू, MEU, म्यू, ठीक है। और वी जैसा थोड़ा अगर लिखूं, और मैं कर देता हूं, और इस तरह से वी जैसा, इसको मैं पढ़ता हूं न्यू, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीका है टू रिप्रेजेंट पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। तो ये भी एक तरह का इलास्टिक कांस्टेंट है। इन सब का डेफिनेशन हम आगे पढ़ रहे होंगे इंडिविजुअल, ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे कुछ इलास्टिक कांस्टेंट है, जैसे ई मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, जी मतलब हो गया शियर मॉडुलस हो गया, के मतलब उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, म्यू और न्यू इज पॉइजन्स रेशियो, ये सभी इलास्टिक कांस्टेंट। इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, व्हाई वी यूज इट, these are useful in defining stress strain relationship of a material। जैसे हमने लिखा अभी हुक्स लॉ के तहत कि सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स एप्सिलॉन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को डिफाइन करने में इसका उपयोग है। उसी तरह शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को डिफाइन करने में जी का उपयोग आया, तो वही सारा इसका यूज है ना। उसी तरह जैसे पॉइजन्स रेशियो है, ओके, उसको हम यूज करते हैं टू मतलब टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्ट्रेन, क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में ये इलास्टिक कांस्टेंट आपका सपोर्ट करता है, मदद करता है, ठीक है, सभी किसी भी मटेरियल के लिए। तो लिखिए these are useful in defining stress strain relationship for any material, ठीक है। E, G, K, म्यू और न्यू, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ई और जी तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता रखा है। के और न्यू के बारे में पढ़ेंगे, के मतलब बल्क मॉडुलस होता है, न्यू मतलब होता है पॉइजन्स रेशियो, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और लिखवाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको चार तरह का इलास्टिक कांस्टेंट दिख रहा है, ई, जी, के और म्यू, पॉइजन्स रेशियो। तो ये चार तरह के जो इलास्टिक कांस्टेंट है, दीज आर इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। एक होमोजेनस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में ये चार तरह के इलास्टिक कांस्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। अब इन चारों में से जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है होमोजेनस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में, वो है दो, ई एंड पॉइजन्स रेशियो। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते इनके, ठीक है, दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वेल, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से जो मैं इंडिपेंडेंट वाली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और भी डिफरेंट अलग अलग तरह का मटेरियल हम लोगों ने देख रखा था, जैसे कि ऑर्थोगोनल मटेरियल है। तो ऑर्थोगोनल मटेरियल में हमारे पास 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है। एन आइसोट्रोपिक मटेरियल आपने देखा था, एन आइसोट्रोपिक मतलब ऐसा मटेरियल जो आइसोट्रोपिक नहीं है। तो एन आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में हमारे पास 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। तो ये वैल्यूज भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में जो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज ई, जी, के एंड न्यू आर द 4 इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, आउट ऑफ विच 2 are independent of each other, E and Poisson's ratio, E and nu. Similarly, for orthogonal material, independent number of elastic constant is 9, and for anisotropic material या non-isotropic material, independent number of elastic constant are 21. ओके, तो लिखवाता हूं, इस चीज को लिखते हैं, फिर इन इलास्टिक कांस्टेंट को स्टडी करते हैं। लिखिए, for a homogeneous and isotropic material, the number of elastic constant are 4, E, G, K and nu. अभी E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G क्या है, शियर मॉडुलस, K क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, सभी के बारे में मैं अलग से लिखवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम याद नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बताएंगे। आगे लिखिए,
फॉर होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट आर 2। यहाँ पे टोटल इलास्टिक कांस्टेंट की बात हुई तो 4, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट की बात अगर हो रही है तो वो हो रही है 2। मतलब E एंड पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू, E और म्यू का वैल्यू, सॉरी E और म्यू का वैल्यू। देखिए मतलब क्या है, होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में हमें कम से कम 2 इलास्टिक कांस्टेंट के वैल्यू मालूम होना चाहिए, E और पॉइजन्स रेशियो। जब ये दो बेसिक इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू हमको मालूम होगा जो कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, then by using these two basic value we can calculate other elastic constant value। मतलब जो अदर बच रहा है आपका, जैसे शियर मॉडुलस जी का वैल्यू, फिर बल्क मॉडुलस, हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स यूजिंग विच वी कैन कैलकुलेट द अदर वैल्यूज। समझ में आ रहा है? तो हमें बेसिकली ये दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, दरकार पड़ती है। कौन कौन सा? Young's modulus of elasticity and Poisson's ratio. These are the two independent elastic constant for homogeneous and isotropic material। बहुत सारे किसी किताब में नहीं लिखवाते, बहुत सारे कोचिंग में नहीं पढ़ाते, हम बता रहे हैं, आप चीजों को ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लिया है, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा है, स्पेशली ई एंड पॉइजन्स रेशियो पूछा है, ठीक है, तो माइंड में रखने का आता है, एजेई सब एग्जाम में आता है। इसी तरह से ये जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट हमने देखा यहाँ पे, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कितना, 9 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होगा, 9। मतलब मिनिमम वो 9 का वैल्यू चाहिए। अब टोटल जो है वो तो अलग है, मिनिमम वो 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट के वैल्यू चाहिए होंगे। फिर हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, ऑर्थोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, ये सब मटेरियल का एनालिसिस हम हायर स्टडी में करते हैं, हम कर रखे हैं। ओके, एमटेक में, स्ट्रक्चर में एमटेक हमारा, तो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी की एक चैप्टर आती है, सब्जेक्ट टीईपी, उसमें हम लोगों ने यही सब किया था। एलिप्टिकल शेप का, अलग अलग शेप का निकालते थे, है ना, तो मैंने कर रखा है। तो आपको नहीं करना, आपको बस वो गिनती याद रखनी है ना, कि 9 इंडिपेंडेंट के वैल्यू चाहिए, फिर उनको हम उनसे यूज करके जितने भी डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, वो मैट्रिक्स बनती है वहां पे, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, 3x3 की, डिफरेंट मैट्रिक्स बनते चलेंगे। अब उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी कोफिशिएंट होते हैं, वही इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, तो उसके लिए रिलेशनशिप्स हम निकालते हैं, है ना। अब उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ये जो भी 9 इंडिपेंडेंट है, इनका वैल्यू चाहिए होगा, ऐसा होता है। ओके, तो वो सब चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी मैट्रिक्स का आइडिया दूंगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में डीप एनालिसिस अभी नहीं करना है बीटेक लेवल पे, या आइसोट्रॉपिक, या सॉरी आइसोट्रॉपिक तो कर ही रहे हैं, नॉन आइसोट्रॉपिक या एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल में डीप एनालिसिस इन डेप्थ अभी नहीं जानी है, जरूरत ही नहीं है। ओके, तो लिख लो बस कि नॉन आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए टोटल 21 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, दरकार होती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट को हम समझने जाएंगे, ई है, जी है, ये तो आप आसानी से फटाफट समझ जाओगे तुरंत चुटकी में। के और पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और कुछ समझना होगा, स्ट्रेस मैट्रिक्स का सिस्टम थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जैसे हम बल्क मॉडुलस के बारे में बताएंगे तो वहां पे हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग वगैरह के एग्जांपल, तो आप हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कैसे समझोगे फिर, है ना। उससे पहले उसका क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सब चीजों को हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा स्ट्रेस सिस्टम के बारे में यहाँ से टॉपिक को अलग डायरेक्शन में लेके चलते हैं, स्ट्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, फिर जाके उन टर्म्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि उनको समझने के लिए हमें कुछ और समझना पहले जरूरी है। ओके, तो जो जरूरी है वो चीज मैं पहले समझा देता हूँ। ओके, चलो यार, स्ट्रेस सिस्टम, स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम। चलिए अब थोड़ा एक नया टॉपिक देखते हैं। जैसा कि मैंने बोल रखा है, सर्दी हो गया है ना, तो बार बार हमको थोड़ा सा वीडियो ऑफ करना पड़ जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम वीडियो ऑफ करके ही पढ़ाते हैं अभी, जब तक स्टेबल पोजीशन पे ना आ जाए। स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम समझ में आएगा, बस फोकस करना है। तो पहला जो सिस्टम है वो है 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। देखिएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है, देखिएगा। मैं एक तो 3 डायमेंशनल एलिमेंट बना रहा हूं,
3D एलिमेंट। सबसे पहले ऐसा देखिए, आप ये डायग्राम भी 3D बनाना सीख जाइए। हम जब अपना तैयारी के फेज में रहा करते थे तो उस समय ये 3D डायग्राम बनाने में हमको काफी दिक्कत होता था, लेकिन हम क्यूब फटाक से बना लेते थे, लेकिन इस तरह का डायग्राम बनाने में दिक्कत होता था। एक मिनट, अभी भी दिक्कत हो रहा है। रुक जा भाई। ठीक है, ये देखो, ये तो आपका 3D एलिमेंट। अब देखिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, हमारे पास दो ही तरह का स्ट्रेस बेसिकली हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। कौन कौन सा जो स्ट्रेसेस हम कंसिडर करते हैं वो मैं आपको बता दूं। हम कंसिडर करते हैं एक तो नॉर्मल स्ट्रेसेस, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और एक हम कंसिडर करते हैं शियर स्ट्रेसेस, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। अब देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई एक मेंबर का कोई एक क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ ऐसे, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन होगा स्ट्रेस का, ठीक है, आप कह सकते हो कि क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब इसे हम सिग्मा का दर्जा देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस का। यही सेम टाइम अगर ये क्रॉस सेक्शन पे कोई स्ट्रेस पैरेलल है, इस तरह से लग रहा है, ठीक है, या इस तरह से लग रहा है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल, तो ये हो गए कौन से, शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, इसको हम टाउ का दर्जा दिया करते हैं। इतना तो क्लियर है यहां तक आपका। ठीक है, तो इस चीज को मैं छोटा सा चीज को मिटा देता हूं। अब देखिए, मैं आपको एक्सिस यहाँ पे 3 एक्सिस दिखा रहा हूं। ये 3D एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे 3 एक्सिस विजुअलाइज हो जाएगा। 3 एक्सिस कौन कौन सा, देखिए, मान लो ये ब्लॉक का एकदम सेंटर से एकदम एक्सिस शुरू हो रहा है, ऐसा मान लो एकदम सेंटर से। ठीक है, तो रुको, ये जो ब्लॉक है इसके सेंटर से एकदम एक्सिस शुरू हो रहा है, या एक्सिस, मैं एक काम करता हूं, एक तो क्यूब बना के समझा देता हूं अलग से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, एक्सिस सिस्टम बता रहा हूं, क्यूब बनाना बहुत आसान है। ऐसा करिए, दो तो स्क्वायर बनाइए, ठीक है, ओवरलैप करके ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये बन गया क्यूब। यहाँ पे देखो एक्सिस, अब ये क्यूब का सेंटर से ऐसा एक्स एक्सिस बाहर निकला, तो ये पॉजिटिव एक्स इधर बाहर निकलेगा, इसको मैं कह रहा हूं नेगेटिव एक्स। ऊपर गया, मान लो इसको हम पॉजिटिव वाई कह दिए, नीचे आया, इसको हम बोल दिए नेगेटिव वाई। ऐसे बाहर की तरफ देखो, ये क्यूब का सेंटर से एकदम बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, इस तरफ मतलब बाहर की तरफ। दिस इज योर, लेट्स सपोज, पॉजिटिव जेड, और यही अंदर की तरफ जाएगा तो उसको नेगेटिव जेड मान लेंगे। जेड मतलब अलोंग दी थिकनेस, ठीक है, अलोंग दी थिकनेस जो एक्सिस मिल रही है उसको हम जेड एक्सिस कह रहे हैं। तो ये एक्सिस सिस्टम आपको समझ में आया, ओके, प्लस प्लस एक्सिस प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। तो उसी तरह से आपको ये, तो इसको आप डायरेक्शन समझिए, ठीक है, डायरेक्शन मतलब ये जो एक्सिस है ना, अब ये देखो, यहाँ पे आप समझो एक बात और, जैसे कि ये प्लस एक्स एक्सिस गया, ये प्लस एक्स एक्सिस गया, तो ये वाला जो फेस है कौन सा, ये क्यूब का ये वाला जो फेस है, इससे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स फेस है। समझ में आ रहा है बात, ओके, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स फेस। सिमिलरली ये वाला एक्सिस, आप यहां पे देखिए, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस इस वाले फेस को इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रहा है, मतलब इस वाले फेस के बीच से पास कर रहा है, तो इस फेस को या इस प्लेन को हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई फेस, ऐसा बोल देंगे। समझ में आ रहा है,
उसी तरह से इसको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव एक्स फेस। इस वाले प्लेन को क्या बोल देंगे, नेगेटिव वाई प्लेन या नेगेटिव वाई फेस। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपको ये प्लस जेड और माइनस जेड समझ में आ रहा होगा, सामने वाला और पीछे वाला। सामने वाला जो है वो प्लस जेड फेस है और पीछे वाला माइनस जेड फेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये फेस आपको समझ में आया। अब देखो, लेट सपोज मैं एक तो इस वाले पे, ये जो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, इस पे मैं एक तो स्ट्रेस दिखाता हूं ऐसा, ये सेंटर से एकदम बाहर निकलता हुआ ये स्ट्रेस मैंने दिखाया। ये स्ट्रेस तो नॉर्मल है, तो इसको सिग्मा का कैटेगरी में डालेंगे, सिग्मा लिखा मैंने, सिग्मा। अब मैं बगल में लिखता हूं एक्स और एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स और एक्स। अब आपको यही समझनी है कि इसमें पहला एक्स क्या है, दूसरा एक्स क्या है। पहला एक्स है फेस, कि कौन सा फेस पे लग रहा है, और दूसरा वाला जो एक्स है ये है डायरेक्शन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो सिग्मा एक्स एक्स आपने कंसिडर किया है ये पॉजिटिव एक्स फेस पे लग रहा है और पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में भी लग रहा है। देखो पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी तो सिग्मा एक्स एक्स का यही है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दो बातें समझ में आई। आप फेस और डायरेक्शन को देखिए, पॉजिटिव फेस ये वाला पॉजिटिव एक्स फेस है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो दिस इज योर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की नहीं, तो ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स। तो ये दोनों चीज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब ये स्ट्रेस का वैल्यू प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस। समझ में आ रही बात है ना? इस तरह से प्लस है या माइनस है हम चेक कर लेते हैं, कोई स्ट्रेस प्लस है या माइनस है, इस तरह से चेक कर लेंगे हम अपना फेस एंड डायरेक्शन को डिफाइन करते हुए। यहां तक क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? ओके चलो, इसी तरह से ये मैंने दिखा दिया आपको सिग्मा वाई वाई, और ये बाहर निकलता हुआ मैंने दिखा दिया सिग्मा जेड जेड। ये जो मैंने स्ट्रेसेस आपको दिखाए हैं ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है और टेंसाइल इन नेचर है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। नॉर्मल तो है ही, प्लस टेंसाइल इन नेचर है, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस। क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलते हुए स्ट्रेसेस है, टेंसाइल इन नेचर है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई? और ये सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड जो हमने लिखा इसका मतलब समझ में आया? जैसे सिग्मा वाई वाई लिखा तो नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव वाई फेस पे लग रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। देखो पॉजिटिव वाई फेस पे तो है, ये वाला फेस पॉजिटिव वाई है, और ये डायरेक्शन जो इसका है ये भी प्लस वाई डायरेक्शन है। दिस इज योर प्लस एक्स डायरेक्शन की नहीं, ठीक है, और दिस इज योर बाहर निकलता हुआ मैंने बोला कि मान लो प्लस जेड डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव जेड फेस पे लग रहा है और प्लस जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है। इसको मैं बोल रहा हूं सिग्मा जेड जेड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया आपको टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस, जो कि इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, 3D स्ट्रेस्ड एलिमेंट, इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट पे लग रहा है। समझे क्या बात? ठीक है, अब मैं इसी पर दिखाता हूं आपको शियर स्ट्रेसेस के वैल्यू। अब देखिएगा, अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात है। नॉर्मल स्ट्रेस तक तो सबको समझ में आ जाता है, शियर स्ट्रेस में थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। लेट सपोज एक तो मैं स्ट्रेस दिखा रहा हूं ऐसा, शियर स्ट्रेस मतलब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा अलोंग द क्रॉस सेक्शन। तो दो स्ट्रेसेस आपको दिखेंगे, एक तो ऐसे दिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में भी दिख सकते हैं, दिख ही रहे होंगे। तो ये जो डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस है, इसको एक तो मैं लिखूंगा शियर माने टाउ, दोनों जगह लिख दिया टाउ। अब देखो ये जो दोनों शियर स्ट्रेसेस है कौन से फेस पे लग रहा है, पॉजिटिव एक्स फेस पे लग रहा है, तो मैं एक्स लिख दिया पहला, क्योंकि पहला जो नोटेशन होता है, जैसे यहाँ सिग्मा एक्स एक्स में मैंने समझाया था, पहला नोटेशन होता है फेस के लिए, दूसरा होता है डायरेक्शन के लिए। तो ये जो शियर स्ट्रेस है ये एक्स फेस पे लग रहा है और वो भी पॉजिटिव एक्स फेस पे है ना, तो मैंने टाउ एक्स दोनों में चिपका दिया। अब देखो
पहला जो शियर स्ट्रेस है, मतलब ये वर्टिकल ऊपर जो लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर है ना, वाई डायरेक्शन है, तो टाउ एक्स वाई हो गया ये। सिमिलरली ये जो दूसरा जो शियर स्ट्रेस है, जो एक्स फेस पे लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? जेड डायरेक्शन, तो ये हो गया टाउ एक्स जेड। तो एक्स फेस के ऊपर कौन कौन से डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगेंगे? वाई एंड जेड डायरेक्शन में। सिमिलरली ये देखो तुम्हारा वाई फेस, तो यहां पे कौन कौन से शियर स्ट्रेस होंगे? यहां पर भी दो होंगे। एक तो ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस, और एक हो जाएगा ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। तो दोनों में लिख दिया पहले टाउ, इस पे भी लिख दिया टाउ, इस पे भी लिख दिया टाउ। दोनों में लिख दिया पहले वाई, क्योंकि ये वाई फेस पे लग रहा है, पॉजिटिव वाई पे लग रहा है ना, तो वाई फेस पे लग रहा है। टाउ वाई हो गया। पहला वाला लग रहा है एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा वाला लग रहा है जेड के डायरेक्शन में, तो टाउ वाई एक्स और टाउ वाई जेड। टाउ वाई एक्स हो गया और ये टाउ वाई जेड हो गया। उसी तरह ये जेड फेस पे शियर स्ट्रेस दिखाओ। जेड फेस पे शियर स्ट्रेस दिखाओगे, एक तो लगेगा ऐसा, ठीक है, और एक लगेगा ऐसा, हम दिखा देंगे। ठीक है, ये दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो अब देखो दोनों में लिख दिया मैंने टाउ, ये भी आपका टाउ तो है और ये भी आपका टाउ है, ये भी टाउ है, दोनों टाउ है, जेड फेस पे लग रहा है, तो जेड जेड दोनों में लिख दिया। ये भी जेड फेस पे लग रहा है, पहला लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ओके, तो यहां पे लिख दिया मैंने वाई, और ये लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इधर लिख दिया मैंने एक्स। तो टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स। तो दिस इज योर थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट। समझे क्या? तो यहां पे जो मैंने चीजें आपको दिखाए, वो दिखाए पॉजिटिव फेसेस पे। इसका सेम रिप्लिका होगा नेगेटिव फेसेस पे? होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन स्ट्रेसेस वही रहेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे टाउ एक्स वाई है, हमने जो लिखा, या टाउ वाई एक्स, जो भी किसी एक को लिखवा देता हूं। जैसे हमने लिखा टाउ एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है? शियर स्ट्रेस, मतलब पहला एक्स क्या है? फेस डायरेक्शन, सॉरी फेस डायरेक्शन नहीं, फेस। दूसरा वाई क्या है? मतलब दूसरा वाला क्या है? वाई, इट इज डायरेक्शन। मतलब ये टाउ एक्स वाई अगर है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एक्स फेस इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव वाले फेसेस पे दिखाए हैं चीजों को, और जो भी डायरेक्शन है हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे लिया है, मतलब पॉजिटिव वाई या पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव जेड, ऐसा ही हमने कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो ये तो दोनों प्लस प्लस है ना, तो ये भी प्लस एक्स पे लग रहा है और प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये शियर स्ट्रेस है पॉजिटिव इन नेचर। समझे क्या? अब बोलोगे सर अगर नेगेटिव प्लेन पे लग रहा होता, नेगेटिव प्लेन पे लग रहा होता और नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे लग रहा होता, कौन सा शियर स्ट्रेस? नेगेटिव प्लेन पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है, देखिए लेट्स सपोज अगर मैं क्यूब दिखाता हूं आपको, एक क्यूब छोटा सा दिखाता हूं, तो इस केस में देखो क्या होगा, ये क्यूब के केस में, तो आपको और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगी। यहां तो साफ साफ आपको दिख रहा है, प्लस प्लेन माइनस प्लेन सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ठीक, अगर मैं इस वाले प्लेन पे दिखाता शियर स्ट्रेस ऐसा, यहां पे, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता? इस वाले शियर स्ट्रेस को क्या नाम देता बताओ? इसको मैं लिखता टाउ, एक तो शियर स्ट्रेस है तो टाउ लिखता ही लिखता। फिर मैं क्या लिखता कि ये नेगेटिव एक्स प्लेन पे लग रहा है ना, ये अगर पॉजिटिव एक्स है तो दिस इज योर नेगेटिव एक्स प्लेन। ठीक है, तो ये माइनस एक्स पे लग रहा है, तो इसको मैंने अभी फिलहाल एक्स ही लिखा, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये मान लो प्लस वाई डायरेक्शन है, ऊपर वाला डायरेक्शन प्लस वाई का है, तो नीचे वाला जो होगा ये माइनस वाई डायरेक्शन होगा, है ना, तो मैं लिखूंगा टाउ एक्स वाई। अब इसका नेचर चेक कर लेते हैं, तो ये टाउ एक्स वाई, ठीक है, तो ये जो टाउ एक्स वाई है, माइनस एक्स फेस पे लग रही है, माइनस वाई डायरेक्शन पे लग रही है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये टाउ एक्स वाई जो है मूल रूप से पॉजिटिव ही है। समझे क्या? मूल रूप से पॉजिटिव है। अब देखो बात, तो जैसे यहां पे हमने टाउ एक्स वाई नीचे दिखाया,
उसी तरह से पॉजिटिव एक्स फेस पे हम क्या दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे, ये लग रहा है ये टाउ ऑन पॉजिटिव एक्स फेस इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव एक्स फेस पे लग रहा है और पॉजिटिव वाई में लग रहा है, तो ये भी आपका टाउ एक्स वाई है। ओके, ये भी आपका टाउ एक्स वाई है और ये भी पॉजिटिव इन नेचर है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स पे लग रहा है एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रही है। ये भी आपका टाउ एक्स वाई है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स पे लग रहा है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन लग रहा है, तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव इन नेचर है। समझे क्या? किस तरह से हम प्लस माइनस देखते हैं, क्या देखते हैं? प्लस माइनस देखने का तरीका है फेस एंड डायरेक्शन, कौन सा फेस पे लग रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, और किस डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद हम ये अपना टेक्निक यूज करते हैं जो बेसिक अलजेब्रा से निकल के आती है मैथमेटिक्स से, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। समझे? वी यूज दिस, उसके अकॉर्डिंग आपका शियर स्ट्रेस का साइन भी चेंज होता चलेगा। शियर स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, जो भी हो, नॉर्मल स्ट्रेस तो देखिए या फिर टेंशन में होगा या फिर कंप्रेशन में होगा, दोनों में से कोई एक। टेंशन को हम कंसिडर करते हैं जो पॉजिटिव और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम लेते हैं जो नेगेटिव। ये बेसिक स्टैंडर्ड एजम्पशंस है ना। और बाकी शियर स्ट्रेस का हम इस तरह से पता लगा लेंगे कि वो ओवरऑल पॉजिटिव है या ओवरऑल नेगेटिव है। और शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन वो भी बड़ा सिंपल है, यही से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर कोई एलिमेंट है, साइन कन्वेंशन अगर शियर स्ट्रेस का बात करूं, ये चीज आगे भी लिखवाऊंगा मैं, लेकिन यहां पर देख लो शियर स्ट्रेस साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन किसका? शियर स्ट्रेस का, टाउ का। जैसे ये कोई 2D एलिमेंट है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक ऐसा लेट्स सपोज 2D एलिमेंट है। अब इस 2D एलिमेंट का शियर स्ट्रेसेस ऐसा लग रहा है इस एलिमेंट के ऊपर, मान लो कि जो रोटेशन हो रहा है इस एलिमेंट का वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तब पॉजिटिव शियर स्ट्रेस होता है। देखो शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन अलग है, शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन अलग है। यहाँ पे मैं शियर स्ट्रेस का बता रहा हूं, ठीक है? ये किसका है? शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन है। अगर रोटेशन एंटी क्लॉक होगा इस एलिमेंट का तो वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो इस तरह से अगर शियर स्ट्रेस लग रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका? टाउ एक्स वाई हो गया, और ये टाउ, ये भी टाउ एक्स वाई हो गया। तो ये दोनों जो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं इस एलिमेंट के ऊपर, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है कि नहीं, इस तरह से। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉक है कि नहीं? ठीक है, तो एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है एलिमेंट को, तो ये शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेस हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रेस एलिमेंट। फिर एंटी क्लॉक रोटेशन और कैसे आ सकता है? वेल अब देखो यार, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया इस तरह से शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई, तो ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉक रोटेट करवा रही है। एंटी क्लॉक रोटेशन तो मैंने याद रखने के लिए बोला, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में क्या मैकेनिज्म हो रहा है? देखो एक्चुअली में वही मैकेनिज्म हो रहा है जैसे ये वाला टाउ एक्स वाई है, पहला वाला, ये वाला, एक मिनट यार, पहला वाला प्लस एक्स फेस पे लग रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए पॉजिटिव। ये माइनस एक्स फेस पे लग रहा है, माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस माइनस, इसलिए पॉजिटिव। अब इनको बैलेंस करने के लिए कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस होंगे, एक इधर एक इधर, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमको चाहिए, नेट रोटेशन नहीं चाहिए, है ना। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के तहत सभी चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट मोमेंट इक्विलिब्रियम से आती है। तो ये मोमेंट इक्विलिब्रियम के कारण ये कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस यहाँ पे होंगे। तो ये कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, इसको भी देख लो, ये लग रहा है टाउ ऑन वाई फेस लग रहा है, ये पॉजिटिव वाई फेस पे लग रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये प्लस हो गया इधर, ठीक है। अब ये देखो ये टाउ, टाउ नेगेटिव वाई फेस पे लग रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लग रहा है, तो माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस। हाँ, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेस एलिमेंट शियर का मतलब शियर स्ट्रेस का पॉजिटिव है। समझे? इस तरह से चेक करते हैं।
ओके, तो नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट इस तरह से कुछ दिख रही होगी आपको, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, फिर ये इसको ऐसे कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, इसके लिए ऐसे कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ओके, तो ये आपका नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? देखो, जैसे ये पहला वाला मैं एक ही तो एक दिखा देता हूं लिख के, देखो ये टाउ तो है, सब टाउ है, ये भी टाउ, ये भी टाउ, ये भी टाउ, लेकिन देखना कोई भी टाउ पॉजिटिव नहीं है, सब टाउ नेगेटिव होगा। कैसे? ये देखो, ये जैसे ये टाउ है, पॉजिटिव एक्स पे लग रहा है लेकिन नेगेटिव वाई पे लग रहा है, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? ओवरऑल माइनस। ये देखो, ये टाउ है आपका माइनस वाई, सॉरी पॉजिटिव वाई पे लग रहा है बट माइनस एक्स डायरेक्शन में, प्लस और ये आ गया आपका माइनस, तो ओवरऑल माइनस। ये टाउ जो है ये आपका माइनस वाई पे लग रहा है लेकिन प्लस एक्स डायरेक्शन में, माइनस प्लस, ओवरऑल आ गया आपका माइनस। सिमिलरली ये जो टाउ है, एक मिनट यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, ये जो टाउ है ये माइनस एक्स पे लग रहा है लेकिन प्लस वाई डायरेक्शन में, माइनस प्लस, अगेन ओवरऑल हो गया माइनस। तो कोई भी शियर स्ट्रेस पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव है, इसलिए दिस इज नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। समझ में आया? ओके, दिस इज योर नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। अब इस तरह से आपको ये शियर स्ट्रेस को देखना है। शियर स्ट्रेस का ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आगे चल के हम जब प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इसकी यूज हो रही होगी, है ना। अब ये क्लॉक एंटी क्लॉक रोटेशन तो मैंने याद रखने के लिए आपको समझा रहा था, है ना, जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस, यहाँ कंफ्यूजन आता ही आता है बच्चों को, ठीक है, इसलिए इसको सेपरेट कर लीजिए। शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस एक दूसरे को सेपरेट कर लो। देखो, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको बता रखा था, वो बता रखा था ये ऐसे ऊपर ये नीचे, तो ये एक्स एक्स सेक्शन ये होती थी, ये ऊपर नीचे ऐसे, तो ये देखो ये क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे दे रहा है ना, क्लॉक, तो क्लॉकवाइज, तो इसको मैं कहता था कि ये पॉजिटिव शियर फोर्स है, दिस इज योर पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है। सिमिलरली शियर फोर्स ये मान लो एक्स एक्स सेक्शन है, यहां नीचे और इधर ऊपर, तो ये एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉक रोटेशन अबाउट एक्स एक्स सेक्शन, तो इसको मैं नेगेटिव शियर फोर्स कहता था, ठीक है। तो ये शियर फोर्स का था, यही शियर स्ट्रेस का, या स्ट्रेस एलिमेंट पे देखते हैं, या फेस एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग दोनों कंसिडर किया जाता है। तो देखो, शियर फोर्स क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, लेकिन शियर स्ट्रेस जो होगा एंटी क्लॉक पॉजिटिव होगा, मतलब ऐसा भी देखा ना आपने, ये आपका पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव शियर स्ट्रेस हो जाएगा। याद रखने के लिए तरीका है, साइन कन्वेंशन को याद रखने के लिए तरीका है, बाकी जो साइन कन्वेंशन देखने का तरीका है वो है ये शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन देखने का तरीका जो अभी मैंने आपको समझाया, है ना, कि माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, सब नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे पहला वाला ये मान लो पहला केस है, पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट में सब पॉजिटिव है, दूसरा एलिमेंट में सब शियर स्ट्रेस नेगेटिव है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे एक कंपैरिजन के तौर पे मैंने आपको शियर फोर्स एक तरफ और शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन एक तरफ लिख के दिखा दिया। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू? देखो यार, कंपैरिजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक चीज हमको पता चल रहा है, एक स्टेटमेंट आती है, जैसे यहाँ पे देखो, आ, यहाँ पे शियर फोर्स के केस में देखो, ये एंटी क्लॉक वाला केस कब आ रहा है? जब नेगेटिव शियर फोर्स आ रही है, और शियर स्ट्रेस में एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक कब आ रही है? जब पॉजिटिव शियर स्ट्रेस हो रही हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेगेटिव शियर फोर्स प्रोड्यूसेस
पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट, इसलिए कंपैरिजन करवाया एंटी क्लॉक। उसी तरह से ये क्लॉक वाइज। सो एक स्टेटमेंट आती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत डीप है, समझ नहीं पाते, तो उसका डीपनेस का प्रूफ इधर है। तो ये क्लॉकवाइज जो शियर फोर्स है, इट विल प्रोड्यूस नेगेटिव शियर स्ट्रेस ऑन द स्ट्रेस एलिमेंट। दिस आर व्हाट, ये जो छोटा छोटा एलिमेंट दिखाओ, ये स्ट्रेस एलिमेंट है, दिस आर स्ट्रेस एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूं। अब ये स्ट्रेस एलिमेंट क्या होता है? स्ट्रेस एलिमेंट कहने का मतलब है कोई भी आपका बीम है, मान लो यार कोई भी बीम है, जैसे ये बीम है, ठीक है, आप लोड एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान के चलो, आराम से पढ़ो, प्रेम से सब कुछ समझते समझते। मुझे तो नहीं पता ना कि आपको सब कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। मान लो इस पे यूडीएल लगा है, तो इसका ये तो क्लियर कट है, इधर आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। देखिए जो स्ट्रेस एलिमेंट है, आप इस बीम का कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लीजिए, इधर से कर सकते हो या इधर से कर सकते हो, 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 कहीं से भी एक छोटा सा पीस निकाल लो, है ना, एक छोटा सा पीस कंसिडर कर लो। तो ये छोटा सा पीस को अगर बाहर निकालूं, तो ये बाहर निकाल के ऐसे मैं दिखा रहा हूं इसको, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि इस एलिमेंट के ऊपर, ये एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं, शियर स्ट्रेस लग रहे हैं या बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रहे हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, बेंडिंग के कारण जो भी स्ट्रेस होंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे। शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, वो चीज अब इस एलिमेंट के ऊपर मैं शो करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक स्ट्रेस एलिमेंट, समझ रहे हो। और प्लस मैंने ये चीज भी बोला आपको यहां से कि जो पॉजिटिव शियर फोर्स है वो नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट को देगा शियर में, ओके, शियर स्ट्रेसेस के लिए, और जो नेगेटिव शियर फोर्स है वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट को दे रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एकदम ध्यान में रखना, एकदम समझ के रखना, क्योंकि इसका यूज होगा आगे चल के, ओके। तो ये आपका एक स्ट्रेस एलिमेंट। अब इस पे मैं दिखाऊं, जैसे कि कहीं का भी स्ट्रेस एलिमेंट कंसिडर कर लूं, कहीं का भी, किधर का कंसिडर कर लूं, मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट्स सपोज यहाँ आपका ये सेंटर है, दिस इज योर सेंटर ऑफ बीम। एक सिंपल सा आइडिया बेसिक सा दे रहा हूं, इसका आप बीएमडी बनाओ, सिंपली सपोर्टेड बीम का, पूरे बीम पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पूरे बीम पे इस तरह से बीएमडी होगा ना, पैराबोलिक होगा, पूरे बीम पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसका एसएफडी बनाओ, एसएफडी इसका कैसा आता था, ऐसा, और सेंटर पे जीरो होता हुआ, एक मिनट यार, देखना आइडिया दे रहा हूं इसका, इसका यूज करेंगे आगे क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अपने। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जा रहा है कोई बात नहीं, जानते हो ना शियर स्ट्रेस लीनियर वेरिएशन होगा, और इस तरह से कुछ इसका शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आ रहा है, इधर पॉजिटिव है शियर स्ट्रेस, इधर नेगेटिव है, ठीक है। अब चलो किधर का एलिमेंट बताऊं, लेट्स सपोज मैं यहां इस वाले सेक्शन पे, यहां पे एक सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, एक्स एक्स सेक्शन, इस एक्स एक्स सेक्शन पर न्यूट्रल एक्सिस के अबव एक एलिमेंट को ले रहा हूं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, देखो ये चीज भी डिफाइन करना पड़ रहा है ना, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक एलिमेंट को मैंने लिया, ये है अपना एलिमेंट, ओके, लेट्स सपोज एलिमेंट 1। इस एलिमेंट 1 का हमको स्ट्रेस प्रोफाइल बनाना है। तो देखिए पहला, नॉर्मल स्ट्रेसेस कौन कौन से हो रहे होंगे, तो देखो यार सिंपल सी बात है, बेंडिंग में नॉर्मल स्ट्रेसेस आपको दिख रहे होंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा होगा। तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है आप बताओगे सर, और देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होगा टेंशन, तो ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे इस एलिमेंट के ऊपर, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स, समझे क्या, ऐसा। सिमिलरली अब शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस शो करना है, तो शियर फोर्स क्या है तुम्हारा, यहाँ पे पॉजिटिव शियर फोर्स है कि नहीं, तो मैंने अभी अभी समझाया था, पॉजिटिव शियर फोर्स जो है नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट को दे रहा होगा,
पॉजिटिव शियर फोर्स नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट को दे रहा होगा। मतलब जो शियर स्ट्रेस होगा यहाँ पे, एक दिखा दोगे ऐसे ऊपर, एक दिखा दोगे ऐसे नीचे, फिर ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। दिस इज योर स्ट्रेस एलिमेंट, स्ट्रेस प्रोफाइल हो गया उस एलिमेंट का। देखो ये शियर स्ट्रेस नेगेटिव है कि नहीं, बोलोगे ऑब्वियसली नेगेटिव है सर। कैसे? जैसे ये सॉरी, सब में लिख देता हूं पहले टाउ, टाउ लिख दिया, इधर भी लिख दिया टाउ, इसको भी लिख दिया टाउ, इसको भी लिख दिया टाउ। तो ये टाउ पहला वाला देखो, शुरू कर रहा हूं। एक्स फेस पे लग रहा है, पॉजिटिव एक्स पे लग रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, प्लस माइनस माइनस। टाउ नेगेटिव वाई फेस पे लग रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, माइनस प्लस माइनस। ये टाउ नेगेटिव एक्स फेस पे लग रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन में, माइनस प्लस माइनस। ये वाला टाउ पॉजिटिव वाई फेस पे लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, माइनस प्लस माइनस। तो शियर स्ट्रेस नेगेटिव आ गई कि नहीं? तो एलिमेंट हमने कहां का कंसीडर किया? इस बीम में एबव न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एबव न्यूट्रल एक्सिस हमने कंसीडर किया एक एलिमेंट। वहां पे हमने देखा कि ड्यू टू बेंडिंग जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे एबव न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव इन नेचर होंगे। क्यों? जो एक्चुअली बेंडिंग ये होगी इसकी इस तरह से होगी। तो एबव न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन, बिलो न्यूट्रल एक्सिस टेंशन, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो एबव न्यूट्रल एक्सिस वाला जो स्ट्रेस एलिमेंट है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रहे होंगे और ये नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहे होंगे, इस वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर लग रहे होंगे क्योंकि लोडिंग उसी तरीके से है। समझ में आ रहा है बात? और शियर स्ट्रेस का हमने यहाँ पे दिखा दिया, शियर स्ट्रेस चिपकाया, फिर उसको स्ट्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसका साइन कन्वेंशन शियर स्ट्रेसेस का चेक कर रहे हो तो वो नेगेटिव आ रही है। तो कंप्रेशन फोर्स को भी हम नेगेटिव यहाँ पे लेके चलते हैं। तो ये ओवरऑल नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट, दिस इज ओवरऑल योर नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट। क्योंकि कंप्रेशन फोर्स को भी नेगेटिव ही माना जाता है और टेंशन को पॉजिटिव माना जाता है, और यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस भी नेगेटिव आ रहे हैं। क्या समझे? तो इस तरह से डिफरेंट जगहों पे स्ट्रेस एलिमेंट हमें निकालने के लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, है ना, कि कौन सा लोकेशन का स्ट्रेस एलिमेंट कैसा दिखेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेस एलिमेंट निकालते हैं। क्लियर है? तो ये आइडिया दे रहा हूं, इसका आगे फिर लिखवाऊंगा जब बेंडिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे सभी लोकेशन का स्ट्रेस एलिमेंट बनवा के आपको लिखवा दूंगा कॉपी पे नोट बना के। लेकिन अभी फिलहाल आप समझ गए कि इसका जड़ कहां से है ना? तो दिस इज योर स्ट्रेस एलिमेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस एलिमेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ठीक, ओके। तो भूलना नहीं है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। हम 3D स्ट्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहीं पर पढ़ेंगे। वो तो बीच में ये कुछ अतिरिक्त बातें आ गए जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन अपना मेन चीज हम इसी पे फोकस कर रहे थे। तो देखिए मैं इसका एक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नाम सुने होंगे, डिटरमिनेट मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग सभी ने चैप्टर पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एक उसी तरह का मैट्रिक्स मैं लिखने जा रहा हूँ, ओके। तो लिखेंगे, आप लोग नोट बनाते हुए चलिएगा, बाकी ये पीडीएफ फाइल जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इससे पहले के एक दो पीडीएफ फाइल क्या हुए हैं, मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो गए गलती से, ठीक है। तो लास्ट 1-2 क्लासेस का पीडीएफ फाइल मतलब नहीं मिल पाएगा, आप लोग क्लास देखकर नोट्स ले लीजिएगा। हाँ, ये पीडीएफ फाइल मैं इस बार डिलीट नहीं करूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। तो देखिए एक नोट में लिखवाता हूं, पहले इस नोट को समझिए। जैसे मैं अगर बोलूं टाउ एक्स वाई, तो ये किसके बराबर है? टाउ वाई एक्स के बराबर है। मैं बोलूं टाउ जेड एक्स, तो ये किसके बराबर है? टाउ एक्स जेड के बराबर है। सिमिलरली मैं बोलूं टाउ जेड वाई, ये किसके बराबर है? टाउ वाई जेड के बराबर है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट, ये क्यों हो रहा है? तो इससे रिलेटेड हमने डेरिवेशन भी आपको करवा रखा था, वहां पे हमने लिखवा रखा था कि फॉर मूवमेंट इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द एलिमेंट, है कि नहीं। ये कंडीशंस कहां से निकल के आ रहे हैं? फ्रॉम मूवमेंट इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट।
आप इस एबव इक्वेशन का मतलब समझ पाए ना, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स क्या है, आप यहाँ पे देखिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस है, जैसे ये टाउ वाई एक्स है, दिस इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, मतलब दिस स्ट्रेस एंड दिस आर इक्वल टू ईच अदर, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। ये क्यों आ रही है, वो इक्वल नहीं होंगे तो रोटेशनल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी एलिमेंट की, जो कि हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि सोम में जितने भी हम कंडीशंस को पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस के तहत पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मेंटेन्ड ऑलवेज, ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूफ भी कर दिया था इससे पहले आपको। चलो यार, अब देखो इस एलिमेंट का स्ट्रेस मैट्रिक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। ये अगर मैं बोलूं रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप किसी चीज को लिख रहे हो, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से आपने कुछ लिखा एलिमेंट्स को, तो मैं बोलूंगा एलिमेंट्स को मैंने लिखा रो में। कॉलम क्या होता है, जैसे हम यही ए बी सी डी ऐसे लिख दिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको मैं बोलूंगा कॉलम, ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके रो। तो रो और कॉलम क्या होता है आपको समझ में आ गया पहला, ठीक। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा आपका, सिग्मा एक्स एक्स। मतलब आपको क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूं, जैसे एक पहला रो है, पहला रो में मैं किसको कंसिडर करूंगा, ये जो एक्स वाला फेस है, ठीक है, जो एक्स वाला फेस है, यहाँ पे जितने भी स्ट्रेसेस हैं उसको मैं फर्स्ट रो में लिख दूंगा। तो एक्स वाले फेस पे कौन से हैं, पॉजिटिव एक्स फेस पे सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, तो ये सॉरी टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, तो सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, है ना। तो देखो रो में मैंने क्या क्या लिखा, किसी एक पर्टिकुलर फेस के ऊपर, फेस के ऊपर जितने भी स्ट्रेसेस हैं उसी को मैंने लिख दिया, समझ में आ रहा है, रो के मतलब रो में। कॉलम में मैं क्या करता हूं, आपको समझ में आएगा जब मैं लिखूंगा कंप्लीट मैट्रिक्स को। तो आप अभी एक्स फेस पे लिख लिए, अब वाई फेस पे लिखिए, तो वाई फेस पे पहला कौन सा है, टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई टाउ वाई जेड, ध्यान देना पैटर्न को, अभी समझ में आ जाएगा, टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई सिग्मा जेड जेड। अब फोकस करो, देखो रो के अलोंग हम क्या चीज को कॉमन रख रहे हैं, एक्स एक्स एक्स, पहला एलिमेंट हमेशा एक्स, मतलब रो के अलोंग उस पर्टिकुलर फेस पे जितने भी स्ट्रेस हैं वो है, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड वाले रो में देखिए वाई, वाई फेस पे जितने भी स्ट्रेस हैं वो हैं, थर्ड वाले रो पे जेड फेस पे जितने भी स्ट्रेस हैं वो हैं, ठीक है। कॉलम के अलोंग हम क्या ध्यान दे रहे हैं, कॉलम के अलोंग हम डायरेक्शन को ध्यान देते हैं, क्या डायरेक्शन, जैसे फर्स्ट वाले कॉलम में एक्स डायरेक्शन को हमने देखा, एक्स डायरेक्शन मतलब कोई फेस पे एक्स डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा है उसको कॉलम में एंट्री करेंगे। दूसरे में वाई डायरेक्शन हमने देखा, तीसरे में हमने जेड डायरेक्शन देखा, देखो कैसे, सिग्मा एक्स फेस पे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, टाउ वाई फेस पे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, टाउ जेड फेस पे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। सो कॉलम जो है वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। कॉलम के अलोंग हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले स्ट्रेसेस को एक कॉलम में एंटर करते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन में तो एंटर कर दिया पहला कॉलम में, वाई डायरेक्शन का दूसरा कॉलम, जेड डायरेक्शन का तीसरा कॉलम। उसी तरह रो में क्या होता है, फेस, एक्स फेस पे पहला कॉलम, ठीक है, ये एक्स वाला फेस हो गया, ये वाई वाला फेस हो गया, ये जेड वाला फेस हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया, समझ में आया। तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज ए 3x3 मैट्रिक्स, 3x3, तो 3x3 मैट्रिक्स, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9, 9 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स है, 3x3 मैट्रिक्स है ये, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स। अब देखो ये जो एलिमेंट्स है जिसको मैं ग्रीन अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड, इस मैट्रिक्स के
डायगोनली प्रेजेंट है, तो दीज आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है वो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं हमेशा, ध्यान रखना। जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है वो बेसिकली हमेशा डायगोनल स्ट्रेसेस ही होते हैं, ठीक है। एक चीज ये बात, प्लस अब देखो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखवाया था, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड इक्वल टू टाउ जेड एक्स। तो ये जो नोट है, इस नोट को अगर आप अप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के ऊपर, उसके बाद फिर इस मैट्रिक्स का एनालिसिस करोगे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, आपने वहां पे पढ़ा होगा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। ये जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लोगे। तो मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिसिटी ऑफ दिस स्ट्रेस मैट्रिक्स आ ही क्यों रहा है? इट इज ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिसिटी ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स क्यों होगा? ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कुछ बातें लिखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, इस मैट्रिक्स से रिलेटेड। जैसे कि पहला पॉइंट क्या लिख सकता है कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो इक्वल टू कॉलम होते हैं, रो इक्वल टू कॉलम। दो रो होंगे तो दो कॉलम भी होंगे, तीन रो होंगे तो तीन कॉलम भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3x3 का यहाँ पे बना 3D एलिमेंट के लिए, 2D एलिमेंट होगा तो 2x2 बनेगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4x4 वो नहीं आता अपने सोम के अंदर, ये चीज नहीं है, हम 2D 3D पे ही स्टिक रहते हैं, है ना। तो ये सारे जितने भी मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4x4 5x5 6x6 जितने भी मैट्रिक्स है सब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, सबका एनालिसिस पढ़ोगे। इंजीनियरिंग मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर बीटेक स्टूडेंट हैं, गेट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मैथ या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, तो वहां पे आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉर्मल स्ट्रेसेस। हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा ये, ठीक है। मतलब सिग्मा एक्स एक्स आपने देखा, सिग्मा वाई वाई आपने देखा, सिग्मा जेड जेड आपने देखा, दिस आर दी डायगोनल एलिमेंट्स। तीसरा, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम पढ़ाएंगे आपको, जब स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाएंगे वहां पे मैट्रिक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे, तो वहां पर मैं ट्रांसपोज निकालना भी सिखा दूंगा, मैथमेटिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स एनालिसिस वगैरह वो सब हायर स्टडीज से गेट ईएसी वगैरह में आता है, लेकिन हम पढ़ा देंगे यार, ठीक है, हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। हम इसलिए पढ़ा देंगे क्योंकि मैं नहीं जानता ना आप ये कंटेंट पढ़ के कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, ओके। सो इसलिए हम पढ़ा देंगे, तो वहां पे मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम उस स्ट्रक्चर में जब मैट्रिक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे तो वहां पे ये ट्रांसपोज निकालना भी मैट्रिक्स का सिखा देंगे, ओके। तो दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं तो वो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा गूगल पे देख लोगे समझ में आ जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्यों? बिकॉज लेट्स सपोज ये जो मैट्रिक्स था उसका नाम मैं लेता हूं ए, उसको कह देता हूं ए, बिकॉज ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ये बराबर होगा, समझ गए। इसीलिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ए क्या है? ए मतलब है मैट्रिक्स, जो मैंने स्ट्रेस मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया है इसी का नाम मैं दे रहा हूं ए। लेट्स सपोज ये जो स्ट्रेस मैट्रिक्स है इसी को मैंने बोल दिया ए, ठीक है। ये मैट्रिक्स का नाम है पूरा का पूरा ए। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लोगे तो सेम यही मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एटी क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्लियर है बात, ठीक है। अब ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्यों वैलिड हो जा रही है? इट इज बिकॉज ऑफ
इट इज ट्रू बिकॉज, ऐसे लिखिए, इट इज ट्रू। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाई स्ट्रेस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो इट इज ट्रू बिकॉज, वही लॉजिक लिखवा रहा हूं, बिकॉज ऑफ rotational equilibrium of body, of body। या फिर आप इसी सेंटेंस को ऐसे पढ़ सकते हैं, सिमेट्रिसिटी ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। सिमेट्रिसिटी ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स represent rotational equilibrium of body। क्लियर है बात? तो ये था आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रेस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। तो इस तरह से हम लिखते हैं एक 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये पैटर्न ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में बहुत बार, इस मैट्रिक्स को यूज करके न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो ये मैंने 3D बताया, इसी तरह मैं 2D बता दूं। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, तो एक कोई 2D स्ट्रेस एलिमेंट को कंसिडर करते हैं बाबू, देखना, दिस इज द एलिमेंट, नॉर्मल स्ट्रेसेस दिखा दो, 2D स्ट्रेस एलिमेंट है, तो स्ट्रेसेस जो नॉर्मल स्ट्रेस दिखा रहा हूँ पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, है ना, मतलब टेंसाइल नेचर का दिखा रहा हूँ। तो ये सिग्मा क्या लिखूंगा, एक्स एक्स लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा, सिग्मा एक्स एक्स ही लिखूंगा, है ना, और ये सिग्मा वाई वाई लिखूंगा, इसको भी लिखूंगा सिग्मा वाई वाई। शियर स्ट्रेस दिखा दो, इसको भी दिखा दो तुम, पॉजिटिव दिखा दो शियर स्ट्रेस, ये ठीक है, फिर ये और ये हो गया, ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस एलिमेंट है, ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स फेस के ऊपर वाई डायरेक्शन, टाउ वाई फेस के ऊपर एक्स डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, टाउ वाई फेस के ऊपर एक्स डायरेक्शन में, टाउ एक्स फेस के ऊपर वाई डायरेक्शन में, है ना। तो ये पॉजिटिव है ना सभी, ये भी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव क्यों, जैसे कि टाउ एक्स वाई पॉजिटिव एक्स फेस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, उसी तरह से टाउ वाई एक्स, ये लिख दूं क्या, लिखा तो था, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, और उधर तो वो प्लस प्लस है ही, है ना। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रेस एलिमेंट है, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ये टेंशन है, तो ये टेंशन में हम लेते हैं पॉजिटिव और कंप्रेशन में लेते हैं नेगेटिव, बस ये चीज ध्यान रखना। तो इसका स्ट्रेस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2x2 की स्ट्रेस मैट्रिक्स बनेगी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो होंगे तुम्हारे नॉर्मल स्ट्रेसेस, मतलब टोटल 4 एलिमेंट होंगे, और वो कौन कौन सा, सिग्मा एक्स एक्स, फिर देखो ये सिग्मा, सॉरी यार, टाउ हो जाएगा ना, टाउ वाई एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे टाउ एक्स वाई, फिर ये, तो ऐसे करके तो लिखेंगे तो गलत लिख देंगे, है ना। इसलिए हमेशा ये याद रख के लिखना है कि रो के अलोंग हम क्या लिखते हैं, पेस, और इसके अलोंग क्या लिखते हैं, कॉलम के अलोंग डायरेक्शन। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टाउ एक्स फेस पे लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका, टाउ वाई वाई फेस, क्योंकि देखो जो रो है उसमें जो हम लिखते हैं उसमें फेस को एंट्री करते हैं, तो टाउ वाई फेस पे लेकिन एक्स डायरेक्शन में, उसी तरह सिग्मा वाई फेस पे लेकिन वाई डायरेक्शन में, समझिए, 2x2 का
ये है आपका मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 2x2, जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है दीज आर योर नॉर्मल स्ट्रेसेस, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है दोज आर योर शियर स्ट्रेसेस। शियर स्ट्रेसेस के कारण क्या होता है मालूम है? शियर स्ट्रेन आएगा। शियर स्ट्रेन इज बेसिकली दी एंगुलर डिफॉर्मेशन। शियर स्ट्रेन क्या होता है? इट इज बेसिकली दी एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ फेसेस। मैं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि स्ट्रेन मैट्रिक्स भी बताऊंगा तो शियर स्ट्रेन का थोड़ा सा फीलिंग दूंगा, टेंशन मत लो, अभी शियर स्ट्रेन का भी फीलिंग दूंगा। तो नोट डाउन करिए इसको। अब चलते हैं वन डायमेंशनल सिस्टम में, 1D, एक ही डायमेंशन में स्ट्रेस लग रहा है। मतलब ये कोई मेंबर है मान लो, कोई बार बार है, इसमें लग रही है स्ट्रेसेस, तो ये कौन सा हो गया स्ट्रेस यार? सिग्मा एक्स एक्स हो गया। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? वो भी बनेगा। आप बोलोगे सर स्क्वायर यहाँ पे कैसे बनेगा? अरे यार एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा। स्ट्रेस मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? हम इसको स्ट्रेस मैट्रिक्स इस तरह से लिख लेंगे, सिग्मा एक्स एक्स 1 × 1, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला एलिमेंट हमेशा डायगोनल एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज जो भी निकालोगे सेम यही मैट्रिक्स आएगा, सिमेट्रिक भी है। समझ गए बात को? ओके, यहाँ पे फिर सिमेट्रिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता रखा था ये अब 1 डायमेंशन की बात हो रही है। लेकिन शियर स्ट्रेस की जब भी बात होती है वो 2D में ही बात होती है, तो 2D से नीचे आ गए मतलब शियर स्ट्रेस की बात ही नहीं है, सिमेट्रिसिटी ऑफ मैट्रिक्स की कोई बात नहीं आ रही है, मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट की कोई बात नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, ओके। लेकिन शियर स्ट्रेसेस मिनिमम आपका 2 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करता है, क्लियर? तो ये आपका है स्ट्रेस मैट्रिक्स। अब मैं बात करता हूं स्ट्रेन मैट्रिक्स का। इसी तरह से स्ट्रेन मैट्रिक्स को भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन मैट्रिक्स, अब देखो कैसे कैसे स्ट्रेन होते हैं, कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं, पहले तो ये समझनी होगी बाबू तुमको। देखो एक चीज बताता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस ये प्रोड्यूस कर रहा होगा नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, क्लियर है बात यहां तक? मतलब सिग्मा प्रोड्यूस कर रहा होगा अपस्लाइन, नॉर्मल स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए अपस्लाइन। दूसरी बात, जो शियर स्ट्रेस हो रही होगी वो प्रोड्यूस करेगी शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही होगी शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज टाउ, टाउ को हम रिप्लेस करेंगे फाई से, फाई, ठीक है। चलो अब इसको मैं समझाता हूं क्या कैसे। जो स्ट्रेन मैट्रिक्स से पहले उसी को लिखता हूं तो वहां से हम रिलेट कर पाएंगे चीजों को अच्छे से। स्ट्रेन मैट्रिक्स सेम स्ट्रेस मैट्रिक्स जैसा होता है, और स्ट्रेस मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी स्ट्रेन मैट्रिक्स के होंगे। अच्छा, मैं बोला यहाँ पे प्रॉपर्टी, सर आपने प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स कहाँ लिखवाया? अरे लिखवाया तो कि दोज आर ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा हम नॉर्मल स्ट्रेस लिखते हैं, तो उसी तरह स्ट्रेन मैट्रिक्स ये हमेशा सिमेट्रिक होंगे, डायगोनल एलिमेंट में हम हमेशा नॉर्मल स्ट्रेन को लिखेंगे, प्लस और वो ये हमेशा स्क्वायर होंगे। यही तो 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो एलिमेंट को देखो, एलिमेंट देखना, स्ट्रेस मैट्रिक्स से कंपैरिजन करना, अपस्लाइन एक्स एक्स, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। फिर शियर स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूं 5xy/2, ये xy/2 क्यों लिख रहा हूं अभी सब समझाऊंगा। फिर ये लिखूंगा 5xz/2, फिर लिखा 5yx/2, फिर लिखा अपस्लाइन yy, फिर लिखा 5yz/2, ठीक है। फिर लिख रहा हूं 5zx/2, फिर लिख रहा हूं 5zy/2, फिर लिख रहा हूं अपस्लाइन zz। क्लियर है? अब देखो अगर आपका 3D
स्ट्रेस एलिमेंट है तो स्ट्रेन एलिमेंट भी बनेगा आपका 3D। ठीक है, तो ये 3 × 3 हो गया। अब मान लो अगर 2D स्ट्रेस एलिमेंट है आपका, अगर आपका स्ट्रेस एलिमेंट 2D है तो स्ट्रेन मैट्रिक्स भी 2D मिल रही होगी, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रेन मैट्रिक्स, मतलब यहां तक आपको मिल रही होगी। दिस इज योर 2/2, है ना। ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे जो ये ग्रीन के अंदर में दिखाया हूं, अपस्लाइन XX, अपस्लाइन YY, फाई XY/2, फाई YX/2, यही मिल रहा होगा। अगर आपका 1 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट है तो जो स्ट्रेन एलिमेंट है वो भी 1 डायमेंशनल मिल रहा होगा, 1 × 1, तो एक ही स्ट्रेन होगा, अपस्लाइन XX। समझे? 1D 2D 3D। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देता हूं आपके लिए। 1D 2D, ये हो गया 3D। क्लियर है बात? तो मैंने बोला था जो शियर स्ट्रेस स्ट्रेन की कंसेप्ट है वो 2D में ही लाई करेगा, तो दिख भी रहा है, देखो, है ना। 2D से 1D पे आ रहे हैं, शियर वियर सब खत्म, बचा केवल नॉर्मल वाला। ओके, अब चलो, जो मेन कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपने बोला था जैसे स्ट्रेस मैट्रिक्स में कि सिग्मा XX को आपने कहीं ना कहीं यहां रिप्लेस कर दिया अपस्लाइन XX से। ये बात मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन सर टाउ XY को आपने स्ट्रेन के फॉर्म में लिखा तो उसको लिखा आपने फाई XY/2। ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्यों किया साहब? बताता हूं सर, समझाता हूं अभी ऐसा क्यों करते हैं अपन। देखिए बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेन। व्हाट इज इट, ये है क्या? देखिए क्या है। देखो यार, जैसे ये कोई मेंबर है, इस पे लोड लगाऊंगा तो डिफॉर्मेशन होगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस है तो नॉर्मल स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेन है। समझे? तो मैं एक स्ट्रेस एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, इस पे लेट्स सपोज पॉजिटिव शियर स्ट्रेसेस कंसीडर कर लिया। लेकिन एक चीज सुनो, देखो बात, बिफोर अप्लाइंग एनी शियर स्ट्रेसेस, पहले ये दो, इस एलिमेंट के दो फेसेस के बीच का एंगल देखो, क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, क्या ये एंगल भी 90 डिग्री है। मतलब दो फेसेस के बीच में एंगल देखिए, ओरिजिनल एंगल कुछ है, जैसे इस केस में 90 डिग्री है, भाई दो फेसेस के बीच में जो एंगल है वो कितना है आपका, 90 डिग्री। ओके, मैं नहीं तो कौन दे। चलो यार, अब इस पे शियर स्ट्रेस अपन लगाते हैं। लेट्स सपोज पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कंसीडर कर लिया। पॉजिटिव शियर स्ट्रेस माने एंटी क्लॉक, ठीक है। तो नेगेटिव शियर फोर्स प्रोड्यूसेस पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। ध्यान रहेगा, रखिए। लेट्स सपोज ये शियर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, टाउ होंगे बाबू, और क्या होंगे, टाउ होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा टाउ, सब सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, डायरेक्शन अलग अलग है। तो देखिए डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब किस तरफ से वो डिफॉर्मेशन लगा रहे हैं उस एलिमेंट के ऊपर। अब ये एलिमेंट कैसा हो सकता है, मेरा कैलकुलेटर जैसा हो सकता है, ऐसा। यहाँ पे स्क्वायर एलिमेंट मैंने लिया है, इस तरह का एलिमेंट। तो हो क्या रहा है, देखो, हो ये रहा है, तुम ये कोने पे देखो, इस पर्टिकुलर कोने पे एक शियर स्ट्रेस इधर से लग रही है, एक शियर स्ट्रेस इधर से लग रही है। तो ये क्या, ये कोना जो अभी 90 डिग्री बनाए हुए, क्या ये नहीं पिचक जाएगा? देखो ऐसा लग रहा है, मतलब कोई इधर से स्ट्रेस लग रही है इसके ऊपर, ऐसा मतलब इसके फाइबर्स को आगे डिस्प्लेस करा रही है ना, ऐसा कि आगे बढ़, आगे बढ़, निकल रहे। सिमिलरली कोई इधर से तो इसको आगे ऊपर उठा रही है ना, ऐसा। तो क्या इन दोनों के बीच का जो एंगल 90 डिग्री अभी है, क्या वो अभी भी 90 डिग्री रहेगा? नहीं, वो चेंज हो जाएगा, वो ऐसे पिचक जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखो, एक ऐसा, एक ऐसा, तो ये ऐसे पिचकेगा, ऐसे, इस तरह से इसकी डिफॉर्मेशन होगी, है ना। तो ये जो शेप है ना, डिटोरिएट हो जाएगा, शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये आफ्टर शियर डिफॉर्मेशन, आप ठीक है, आफ्टर शियर डिफॉर्मेशन ये जो शेप अभी आपको दिख रहा है वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ तो ये रेक्टेंगल आपको फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन समझो स्क्वायर होगी तो वो कैसा हो जाता है, देखना ऐसा हो जाएगा, देखना कैसा हो जाएगा। जो तुम्हें चाहे उसको सताना,
अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा? होएगा, बिल्कुल होएगा। सीए डिफॉर्मेशन के कारण। अरे देखो एक बार फिर से, ये वाला कोने पे एक तो इधर लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है, इसको ऐसे उठा दिया, उठ गया। नीचे इस वाले कोने पे एक नीचे लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इसको ऐसे, ठीक है। तो अब देखो मेन चीज क्या है नोट करने वाला, मेन बात ये है कि यहाँ पे जो एंगल कोई दो फेसेस के बीच में, जैसे ये वाला एक फेस मैं बता रहा हूं, ये एक फेस बता रहा हूं, इन दोनों फेस के बीच में जो एंगल पहले था 90 डिग्री का, बट आफ्टर सीयर डिफॉर्मेशन क्या एंगल अभी भी 90 डिग्री हाई नहीं है? तो कितना हो गया? तो कितना हो गया देखो, सीयर डिफॉर्मेशन हुआ क्या बेसिकली, बेसिकली ये लेट्स सपोज यहां से, लेट्स सपोज इसको हम एक्सिस कह देते हैं बाबू, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में ये कोई एलिमेंट है ना, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये जो सीयर स्ट्रेसेस लग रहे हैं टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स, मालूम है आपको टाउ एक्स, ये कौन सा होगा, ये टाउ एक्स वाई होगा, ये टाउ वाई एक्स होगा, फिर ये वाला क्या होगा, ये टाउ, ये भी वाई एक्स ही है, और ये टाउ एक्स वाई है, समझ गया, पॉजिटिव सीयर स्ट्रेस एलिमेंट। तो देखो यार, टाउ वाई एक्स के कारण सीयर डिफॉर्मेशन फाइव वाई एक्स बाई टू, मतलब कहना ये चाहता हूं, ये यहां पे ये जो एंगुलर रोटेशन हुआ, क्या शियर स्ट्रेन मींस एंगुलर रोटेशन, या फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन कह लें, ये क्या हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंगुलर चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, शियर स्ट्रेस आर एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो यहां पे डिफॉर्मेशन हो गया मान लो 5/2, और ये डिफॉर्मेशन हो गई सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि स्ट्रेसेस सेम है, टाउ वाई एक्स टाउ एक्स वाई बोथ आर इक्वल, टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है ना, तो इसलिए इट इंप्लाइज दैट, यहां पे देखो इंप्लाइज दैट क्या मैं अभी बताऊंगा, तो ये भी 5/2 शियर स्ट्रेन, दोनों फेसेस पे इक्वल शियर स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि टोटल शियर स्ट्रेन ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई या टाउ वाई एक्स कितना, टाउ एक्स वाई या टाउ वाई एक्स के कारण टोटल शियर स्ट्रेन कितना, टोटल शियर स्ट्रेन इक्वल टू 5, जो कि है क्या 5/2 प्लस 5/2, दिस इज योर टोटल शियर स्ट्रेन। अब देखो एंगल ये अंदर कितना बचा होगा 90 माइनस 5 बचा कि नहीं, ये एंगल। सो एक चीज आप ध्यान रखना, देखो यहां से भी साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस को हम रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, किसी एलिमेंट के ऊपर अगर शियर स्ट्रेस ऐसा लग रहा हो, किसी एलिमेंट के ऊपर अगर शियर स्ट्रेस ऐसा लग रहा हो कि पहले जो एंगल था कोई दो फेस के बीच में, वो एंगल आफ्टर शियर डिफॉर्मेशन आफ्टर एंगुलर डिफॉर्मेशन वो एंगल कम हो जाए, पहले 90 डिग्री था, अब एंगल कितना है 90 - 5, पहले से कम। मान लो कोई दो फेस के बीच में, कोई दो फेस 90 डिग्री पे नहीं होते हुए कोई कोई पहले से कोई कम एंगल पे था, तो फिर भी जब डिफॉर्मेशन होगी तो ये और सिकुड़ जाएगा ये दो फेस ड्यू टू शियर डिफॉर्मेशन, तो इनके बीच का इंटरनल एंगल और कम हो जाएगा, तो वो शियर स्ट्रेसेस आर पॉजिटिव। यही एट द सेम टाइम अगर एंगल एंगल बढ़ जाए, डिफॉर्मेशन ऐसा हो कि कोई दो फेस के बीच में जो पहले एंगल था उससे बड़ा एंगल देखने को मिले बाद में आफ्टर डिफॉर्मेशन, देन दैट टाइप ऑफ शियर स्ट्रेसेस आर नेगेटिव शियर स्ट्रेसेस। समझ में आया? अगर एंगल कम हो रहा है कोई दो फेसेस के बीच में तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, अगर एंगल बढ़ रहा है कोई दो फेस के बीच में आफ्टर डिफॉर्मेशन आफ्टर शियर डिफॉर्मेशन, तो वो किस तरह का शियर स्ट्रेस, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। क्लियर है बात? चीजों को ध्यान रखोगे, रखना पड़ेगा। तो यहां पे बेसिकली हुआ क्या, कोई दो फेसेस के बीच में एंगुलर चेंज आया, इसलिए शियर स्ट्रेन जो होता है वो एंगुलर डिफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस करता है, हम ऐसा कहते हैं। समझ में आया? शियर स्ट्रेन्स आर रिलेटेड टू एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये वर्ड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, एंगुलर चेंजिंग कर देता है, जैसे दो फेसेस के बीच में जो इंटरनल एंगल था आफ्टर शियर डिफॉर्मेशन वो इंटरनल एंगल चेंज हो गई है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ।
क्लियर है? अब वो टोटल कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, दैट इज ओनली योर शियर स्ट्रेन। अब देखो यार, ये टाउ वाई एक्स टाउ एक्स वाई है ना, ये दोनों तो इक्वल है, बोथ का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो इसको मैं कह देता हूं कि ये दोनों मिला के टाउ ही है। मिला के मतलब सम नहीं करना है, बोथ आर इक्वल टू टाउ शियर स्ट्रेस, सम शियर स्ट्रेस। अब वो यहाँ पे आपको जो शियर स्ट्रेन देखने को मिल रहा है वो कौन कौन सा देखने को मिल रहा है, चार। आप यहाँ पे बताओगे चार वैल्यू, मतलब चार क्या, दो ही वैल्यू बताओगे बेसिकली। क्या, एक तो बताओगे 5xy/2 और एक बताओगे 5yx/2। तो ये 5xy/2 या 5yx/2 जो है, ये टोटल शियर स्ट्रेन नहीं है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस। दीज आर शियर स्ट्रेन एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर फेस, किसी एक फेस पे। लेकिन इस पूरे एलिमेंट के ऊपर कितना टोटल शियर स्ट्रेन लग रहा है, ओके, वो आपको बतानी है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे ऐसा, फाइव इज इक्वल टू, मैं ऐसा मिटा देता हूँ यहाँ पे, टाउ एक्स वाई, टाउ इक्वल टू, मतलब टाउ के कारण शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 एंड दिस टोटल 5 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि जो टोटल शियर स्ट्रेन है ना, एक मिनट, अच्छा ये तो वो अपना पुराना वाला पेज आ गया, ओके। टोटल शियर स्ट्रेन जो होता है वो है 5 विच इज इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो इस केस में, 5xy/2 प्लस 5yx/2। दिस इज योर टोटल शियर स्ट्रेन। नाउ शियर स्ट्रेस का तो मैग्नीट्यूड वो सेम है, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स वगैरह सेम है। तो इस आपके पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपके पास पहले से एक मैट्रिक्स था, स्ट्रेन मैट्रिक्स। स्ट्रेन मैट्रिक्स आपको अब शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है, लेट्स सपोज टाउ वैल्यू दे रखा है, और प्लेन बोल दिया कि एक्स वाई प्लेन, और ये वाला स्ट्रेन मैट्रिक्स दे रखा है और बोल दिया 2D, है ना। तो शियर आपको निकालो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो टाउ इक्वल टू जी इंटू फाइव हम लिखते थे। तो फाइव कितना कैलकुलेट करोगे, ये दोनों स्ट्रेन वैल्यू को ऐड करोगे, 5yx/2 प्लस 5xy/2 दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको टोटल 5। फिर शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है, टाउ इक्वल टू जी इंटू 5, तो वहां से अपने को जी निकलेगी। फिर समझिए क्या, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए लिखवाया वो कि वो आपका है टोटल शियर स्ट्रेन, ऐसा, ओके। अब कुछ बच्चों को इसमें बताना होगा, सर 5x/2 किधर है दिखा दो। अरे यार, टाउ एक्स वाई जिधर है उधर 5xy/2, इधर दिस इज 5yx/2। सिमिलरली इधर ये क्या है 5xy/2 और ये 5yx/2, है ना। ये क्या है, ये वाला हो गया आपका 5yx/2, ये क्या हो गया 5xy/2, सेम। तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जानकारी क्या होना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए कि 5xy प्लस 5yx/2 दोनों को मिला के बनता है 5, ये जानकारी होना चाहिए, समझे क्या, ओके। करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, शियर स्ट्रेसेस इक्वल टू टाउ, विच इज ये टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई। यहां पे सम नहीं होगी, जुड़ेगा नहीं, शियर स्ट्रेन जुड़ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका शियर स्ट्रेन, और तो यहां पे रहा आपका मैट्रिक्स, स्ट्रेन मैट्रिक्स, क्लियर है। उसी तरह से मान लो अगर वाई जेड प्लेन की बात हो रही होगी, शियर स्ट्रेस इन वाई जेड प्लेन, ओके, मतलब ये दो प्लेन में शियर स्ट्रेन दिया, शियर स्ट्रेस दिया रहेगा, कौन सा, वाई जेड प्लेन में। आपको ये मैट्रिक्स दिया है, वाई जेड प्लेन में प्लेन के वैल्यू को यूज करके आपको बताना है शियर मॉडुलस, तो इन दोनों स्ट्रेन को ऐड कर दोगे,
तब बन जाएगा टोटल शियर स्ट्रेन। फिर शियर स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस इक्वल टू जी इंटू दिस 5, तो वहां से जी निकल जाएगा अगेन। तो ये जो जी निकलेगा और पहला जो जी निकलेगा दोनों सेम ही होगा। क्यों? मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस, तो जी तो सेम होगा यार, प्रॉपर्टी मटेरियल का सेम होगा। बोल रहा हूं इक्वेशन में डेटा के अकॉर्डिंग कि काम कैसे करना है। ओके, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ बात हुए। सो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को करते हैं एंड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बताइएगा, ठीक है। आते रहेंगे आगे चीजें, उस समय हम और समझेंगे। अभी तो एक चैप्टर पूरा अच्छा वाला एक चैप्टर बाकी है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वहां पे फिर यही सब बात होगा, नॉर्मल स्ट्रेन मैट्रिक्स, स्ट्रेस मैट्रिक्स, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, सबका साइन कन्वेंशन वगैरह सब कुछ एक सीरीज में लेके चलेंगे वहां पर उस वाले चैप्टर में। ओके, टेंशन लेने का नहीं, रखता हूँ। ऑल द बेस्ट।